हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ईबीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास रेगुलर चल रही है। साथ ही साथ सीडीपी, एसएसटी और साइंस इनकी क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं। तो आज की वीडियो में हम पुनः ईबीएस के रियल प्रश्न डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आ चुके हैं सीटेट एग्जाम के अंदर। तो ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के साथ साथ केबीएस, यूपीटेट और डीएसएसबी एग्जाम, साथ ही साथ ऑल टीचिंग एग्जाम, चाहे आप यूपी टेट ले लो, एस टेट ले लो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ एनसीईआरटी फैक्ट को भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, इन पर हमें विचार करना है। ऑप्शन 1 है, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो ये गलत है। हाथी कुल 4 से 5 घंटे ही सोते हैं पूरे दिन में। फिर है, यहां तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम तक हो जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। तो ये भी सही है। हाथी के बच्चों को या और हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। डी है, हाथी के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हाथी के झुंड में मादा हाथी और उनके बच्चे साथ में घूमते हैं। तो स्टेटमेंट बी और सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। तो केरल की जो वैज्ञानिक सैन्य कला है उसको थेयम कहते हैं, मुडियेट्टू, बेलाकाली या फिर कलारीपट्टू कहते हैं। तो केरल की वैज्ञानिक सैन्य कला को कहते हैं हम कलारीपट्टू। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़ों के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? दूध और नमक, नमक, चीनी, हल्दी पाउडर, रेत, चौक पाउडर और रेत। तो आप जल से कपड़े के द्वारा छान सकते हैं, वह होगा चौक पाउडर और रेत। बाकी इन सब चीजों को आप छान करके अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार की खाने की सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली, अचार, इडली और हलवा। तो एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है, वह है डोसा, पुलाव और खीर। ये सभी चावल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा, तो ऐसा होता है कि यदि कोई किसान अपने खेत में एक ही फसल को बार बार उगाएगा तो वह फसल उगना बंद हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग बार बार अधिक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी भूमि है वह बंजर हो जाती है। खेत जो होता है, खेत की मिट्टी है, वह कैसे हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है, तो वह क्या कहलाती है? दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना या फिर दृढ़ता। तो सभी उंगलियों के आप सिरों को जोड़ करके जो मुद्रा बनाते हैं उसको मुकुल हस्त मुद्रा कहते हैं। और यह क्या दर्शाती है? कमल के फूल को दर्शाती है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला है, वह व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने की सलाह दी जाती है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको रक्तहीनता की पहचान हुई है वह एनीमिया से पीड़ित है, उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसके लिए आयरन युक्त चीजें खाने के लिए दी जाती हैं, जिसमें चुकंदर का रस और पालक महत्वपूर्ण तौर पर उसको खाने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले
हमें अवश्य क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, तो काटने के पहले धोना चाहिए, तो ये गलत होगा। भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, अधिक देर पकाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस पानी में भिगोया जाता है तो उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं और उसी खाने को, उस पानी को फेंक दिया जाता है तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें चावल और अनाज को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उनको भिगोया जाता है, तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लोह तत्वों जैसे आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, तो जिस खाद्य सामग्री में सबसे अधिक लोह तत्व पाए जाते हैं वह है आंवला, पालक, गुड़। ये जो 3 चीजें हैं इस समूह में दी गई हैं, इनमें सबसे अधिक उसमें आयरन पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। अगला है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो पक्षी अपने पंख खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है मोल्टिंग, या फिर इसी को बोला जाता है झाड़ना। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब, तो किसी क्षेत्र में जल की कमी कब कही जा सकती है? जब वहां पर प्राप्त होने वाला जल या पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल मिले रहते हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो ये जो पानी है यह पीने और खाने योग्य नहीं रहता है। तो उस क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार का पानी मिलता है तो उस क्षेत्र में हम जल की कमी कह सकते हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुड़ुक भाषा में तुरंग का निम्नलिखित में से अर्थ है। तो कुड़ुक भाषा में तुरंग का अर्थ होता है वन या फिर जंगल, इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है, तो ये डायरेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर 1 में ईबीएस के अंदर पूछा जाएगा। मान लो आपका घर एक्स पर इधर स्थित है और आपको जाना है कहां पर? दूध की दुकान पर, जो वाई पर स्थित है कहीं पर। तो आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। तो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर क्या है? ए। फिर बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है, तो यहां पर कहीं है क्या? बी, ठीक है, 60 मीटर की दूरी पर। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर पर, तो बी के ठीक उत्तर में फिर से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे सी है। अंत में आप बाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है, तो सी के पूर्व में यहाँ पर कहीं 100 मीटर की दूरी पर क्या है? यहाँ पर ये बाय है जो दूध की दुकान को दर्शाती है। अब दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा बताना है, तो ये दूध की दुकान है, ये आपका घर है, तो यह जो दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पक्षियों में पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है, तो पक्षियों के पंखों का दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है बार्ब। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे, तो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको पहले ठंड लगती है, फिर आता है बुखार, तो ठंड लगना और बुखार ये जो है मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के सामान्य लक्षण होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा चर्चा के अवसर सृजित करवाना। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे और वहां पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों का सही क्रम को इंगित कीजिए।
तो सही क्रम होंगे वह होंगे, पहले तो आप सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे, फिर एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को उसमें शामिल करेंगे, समर्थन देना चाहिए, फिर विषय की पुनरावृत्ति करेंगे। तो यह जो क्रम है यह सही है आपके पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने का। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान वर्षा शुरू हो गई और सभी विद्यार्थी ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या इन्हें सर्दी नहीं लगेगी? तो इसके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। विद्यार्थी से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधे को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है, तो ये गलत होगा। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, तो विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये भी आप पूछ सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो सी और डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि और समूह के शिक्षक के मान में वृद्धि। तो सहयोगी अधिगम उपागम कौन सा होगा? समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक इस गतिविधियों के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर समानता न्याय मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, समानता न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, ये गलत होगा। शिक्षार्थियों पर निर्भर करती है, ये भी गलत होगा। नवाचार के लिए आवश्यक है, तो ये सही है। समय नष्ट करती है, तो ये गलत होगा। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति आपके नवाचार के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वह प्रक्रम जो विद्यार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता वह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम या प्रायोगिक प्रक्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, परियोजना प्रक्रम। नेक्स्ट है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो शिक्षक से बातचीत, पाठ्यपुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है यह हमें इसमें बताना है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक से बातचीत, पाठ्यपुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वह सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो ऑप्शन 4 इसके लिए सही होगा, क्योंकि सी और डी स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। किस तरीके से इसको शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए? तो हमें इसमें ज्ञात से अज्ञात उपागम का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर पेंसिल परीक्षण, सामूहिक कार्य, निष्पादन परीक्षण या फिर परियोजना कार्य। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त होंगे वह होंगे बी और डी। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा, समूह कार्य और परियोजना कार्य। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। किस तरीके से भूमिका में रहते हैं शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान? तो ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में क्या होते हैं? शिक्षक उपलब्ध होते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या करना, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न तो ये करना चाहिए, बच्चों ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना ये भी करना चाहिए, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश ये भी करना चाहिए, प्रमुख संप्रत्यों से संबंधित गतिविधियां और संसाधन। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ये तीनों चीजें बी, सी और डी। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट ई इसके लिए करेक्ट नहीं होंगे, ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं। तो कौन कौन से साधन? वृत्तांत, अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। तो इसका आंसर होगा वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, अनन्या ने चींटी को एक मरे हुए कनखजूरे को लेकर जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? तो अवलोकन, भविष्यवाणी, अनुमान, प्रयोग और निष्कर्ष, कौन कौन सी चीजें उसके सामान्यीकरण तक पहुंचने में सम्मिलित की गई हैं? तो उसमें अवलोकन शामिल है, अनुमान शामिल है और साथ ही साथ निष्कर्ष भी शामिल है। भविष्यवाणी और प्रयोग इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। ए, सी, ई स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? परिमाणात्मक आकलन, निर्देशात्मक आकलन और वर्णनात्मक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। तो विद्यालय आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है वह है आपकी रचनात्मक आकलन, ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आई होप फ्रेंड्स ईवीएस के जो 30 प्रश्न आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम सीडीपी, एसएसटी, साइंस, इन सभी चीजों की वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं। तो आपको यदि सारी चीजें पसंद आती तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।